हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमिताभ फ्रॉम साधन और इस चैनल पे हम करते हैं स्टॉक्स को सिंप्लीफाई। दिस वीडियो इज अबाउट कोरोमंडल इंटरनेशनल एंड चंबल फर्टिलाइजर। दोस्तों, आपको याद होगा आज से 5-6 महीने पहले मैंने कोरोमंडल इंटरनेशनल पे एक कवरेज की थी। ओवर द पीरियड सम थिंग्स हैव चेंज्ड, इसलिए आई एम हियर बैक विद अ रिव्यू ऑफ कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड। इस वीडियो में उसके अलावा मैं बात करूंगा चंबल फर्टिलाइजर्स की, जो कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है गोइंग फॉरवर्ड। इन दोनों कंपनियों को कंपेयर करेंगे। कुछ चीजों में चंबल इज बेटर, कुछ चीजों में कोरोमंडल इज बेटर। सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू टेक अ कॉन्शियस कॉल कि किस स्टॉक पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि मैंने दोनों में इन्वेस्ट किया हुआ है ऑलरेडी। दिस वीडियो इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशनल पर्पसेस फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर लाइक यू। सो अपना रिसर्च जरूर करें बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू एनी ऑफ दीज टू स्टॉक्स। तो इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो पे कमेंट करें। थैंक यू। व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोमंडल इंटरनेशनल और फॉर दैट मैटर चंबल फर्टिलाइजर, आप शायद ये सोच रहे होंगे व्हाट हैज चेंज्ड ओवर पास्ट 3-4 मंथ्स दैट आई एम टॉकिंग अबाउट फर्टिलाइजर स्टॉक्स। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस सीतारमन ने नवंबर में she has declared additional 65,000 crore of subsidy to fertilizer companies। तो फर्टिलाइजर कंपनीज को इतने पैसे मिलेंगे तो ऑब्वियसली उनकी बैलेंस शीट में कोई ना कोई इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और फॉर श्योर दिस वुड ऐड टू द वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स, ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स लाइक यू एंड मी। So that's the reason I am interested into this sector. Let's first get started with Coromandel International Limited. कोरोमंडल के बारे में मैंने एक वीडियो 6 महीने पहले बनाया था। आई वुड रिक्वेस्ट यू, आई वुड अर्ज यू टू गो एंड चेक दैट आउट। काफी डिटेल में वीडियो बना हुआ है। आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ। इस वीडियो को आप जरूर देखें, देन यू वुड नो हाउ अ फर्टिलाइजर कंपनी वर्क। सिमिलरली चंबल फर्टिलाइजर पे मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। एक में उनकी मोड्स और उनकी क्वालिटेटिव एनालिसिस की है, दूसरे वीडियो में मैंने उसके फाइनेंशियल एनालिसिस की। सो इफ यू आर थ्रू विद दीज 2-3 videos, then you already know a lot about fertilizer companies. So in this video I will be comparing the business model of both the companies, इनके कॉस्ट के बारे में बात करेंगे, एंड देन लास्टली वी विल सी इस क्वार्टर में ये कंपनी कैसे कर रही है, Q4 का रिजल्ट कैसा होगा। थोड़ा सा क्रिस्टल बॉल गेजिंग भी करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू वांट टू मेक मनी यू हैव टू सी वेयर द बक इज गोइंग टू बी। दैट्स व्हाट माय जॉब इज। सो आई एम जस्ट शेयरिंग माय फाइंडिंग्स। सो डोंट लीव दिस वीडियो इन बिटवीन, बिकॉज इन लास्ट पार्ट the most interesting aspect of what is going to next will be covered, so which would be very useful before you decide to invest in any of these two stocks. सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस मॉडल की। वैसे तो दोनों फर्टिलाइजर कंपनी है, बट दोनों के बिजनेस मॉडल में एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है, और वो है यूरिया और नॉन यूरिया का। कोरोमंडल इंटरनेशनल is a non-urea fertilizer manufacturer, वहीं पे चंबल फर्टिलाइजर is known for its urea manufacturing। तो इसके कारण इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है, और इनकी डेट पैटर्न भी इस रीजन से अलग होती है। तो एज ए यूरिया मैन्युफैक्चरर आपके कॉस्ट डायनेमिक्स अलग होते हैं, और जब आप यूरिया मैन्युफैक्चरर होते हो तो आपको सब्सिडी पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, तो आपका डेट ज्यादा होता है। सो कॉस्ट एंड डेट, टू थिंग्स विच डिफरेंशिएट चंबल फ्रॉम कोरोमंडल। हिस्टोरिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है अपनी सब्सिडी को पे करने में डिली डैलिंग करती है, हमेशा 2 महीने 3 महीने 6-6 महीने तक की डिले होती है। वो अगर केस होता है तो डेफिनेटली कोरोमंडल हैज अ बेटर एज, बिकॉज वहां पे यूरिया का प्रोपोर्शन जो है बिजनेस वॉल्यूम में बहुत कम है, इसीलिए सब्सिडी जो है इनके ओवरऑल रेवेन्यू का 20% के आसपास ही है। तो इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल छोटी है इन कंपैरिजन टू चंबल फर्टिलाइजर। द ओरिजिनल सोर्स ऑफ डेट इज बिकॉज ऑफ सब्सिडी। गवर्नमेंट के सब्सिडी के लेट होने से the company has to borrow and urea manufacturers has to borrow more। अगर आपको किसी यूरिया मैन्युफैक्चरर की बैलेंस शीट को समझना है, तब आपको उस फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर की सब्सिडी के बारे में जानना जरूरी होता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इस सब्सिडी में पिछले 1 साल में क्या हुआ है, जिसके कारण इस कंपनी के स्टॉक प्राइस पे इसका इम्पैक्ट होने वाला है। FY20 में यूनियन गवर्नमेंट को 1.2 लाख करोड़ चाहिए था टू सेटल ऑफ द होल सब्सिडी आउटस्टैंडिंग। सो 1.28 करोड़ का टोटल फर्टिलाइजर सब्सिडी आउटस्टैंडिंग था। उसके अगेंस्ट इन द बजट इटसेल्फ निर्मला सीतारमन हैज डेडिकेटेड roughly 70,000 crores of stimulus already. In addition to that, in November 13, फाइनेंस मिनिस्टर ने एडिशनली 65,000 करोड़ का स्टिमुलस एक्स्ट्रा अनाउंस किया। तो टोटल अगर हम ऐड करें 71,000 और 65,000 को, देन वी गेट 1.36 लाख करोड़। तो 1.36 लाख करोड़ की सब्सिडी का एलोकेशन गवर्नमेंट ने कर रखा है अगेंस्ट द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ 1.28 लाख करोड़
टू सेटल ऑफ दिस होल सब्सिडी इशू। एक्चुअली जो डिसबर्समेंट स्टार्ट हुआ वो स्टार्ट हुआ जनवरी 2021 में। तो इस पैकेज से बहुत सारे फर्टिलाइजर्स कंपनीज को कैश फ्लो रिसीव हुई। तो ये जो एडिशनल डिसबर्समेंट हुआ उसके कारण ये बैकलॉग FY20 का और FY21 का दोनों का बैकलॉग क्लियर होने की पूरी उम्मीद है। सो ये दोनों चीजें सेट ऑफ हो जाएंगी बाय ईयर एंड। इस सब्सिडी स्कीम से चंबल और कोरोमंडल को कितना फायदा हुआ, लेट्स अंडरस्टैंड। तो चंबल की जो आउटस्टैंडिंग सब्सिडी थी एज ऑन December 20 दैट वाज 5,820 करोड़, और जो कि जनवरी 21 के डिसबर्समेंट ऑफ 3,160 करोड़ के कारण रिड्यूस होकर के 2,660 करोड़ हो गई। तो इस रिडक्शन के कारण चंबल को काफी फायदा होगा। इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो रिड्यूस हो गई और वर्किंग कैपिटल बोरोइंग भी कम करनी पड़ेगी। दैट विल ऐड टू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ चंबल डायरेक्टली, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट जो होगा वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। वहीं कोरोमंडल के केस में जो आउटस्टैंडिंग सब्सिडी थी एज ऑन December 20 दैट वाज 2,850 करोड़। इनकी चंबल से कम थी बिकॉज जो सब्सिडी होती है वो यूरिया मैन्युफैक्चरर्स को ज्यादा मिलती है, मोर देन 2 and 2.5 टाइम्स हायर देन NPK मैन्युफैक्चरर। तो कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर को सब्सिडी का पोर्शन कम होता है और इसीलिए कोरोमंडल को जनवरी में जो पेमेंट मिली 1,353 करोड़, उसके घट जाने के बाद आउटस्टैंडिंग सब्सिडी एज ऑन January 21 इज रफली 1,500 करोड़। तो यहाँ पे एक चीज देखने वाली ये है कि सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन के कारण चंबल को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इन जस्ट 1 मंथ जनवरी में 3,160 करोड़ का कैश फ्लो हुआ और उसके कारण उनकी बोरोइंग रिड्यूस हो गई। तो बोरोइंग रिड्यूस होगी तो इंटरेस्ट कॉस्ट कम होगा और गोइंग फॉरवर्ड फायदा चंबल के शेयर होल्डर को मिलेगा और स्टॉक प्राइसेस को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। एंड दिस इम्पैक्ट वुड बी स्ट्रॉन्गर एंड मोर एविडेंट देन कोरोमंडल्स इम्पैक्ट, क्योंकि कोरोमंडल की ऑलरेडी सब्सिडी कम थी इसलिए उन्हें कम रिसीव्ड हुआ है इन जनवरी, और मार्च तक भी रिलेटिव टू चंबल उन्हें कम ही सब्सिडी रिसीव होगी क्योंकि चंबल की आउटस्टैंडिंग भी ज्यादा थी। तो नेट नेट चंबल की आउटस्टैंडिंग डेट जो है वो रिड्यूस होगी और कोरोमंडल की भी होगी, बट चंबल इज स्टेटेड टू गेन मोस्ट आउट ऑफ द सब्सिडी पे आउट बाई गवर्नमेंट। सो इस सब्सिडी के कारण जो डेट की जो स्ट्रक्चर है वो कैसे चेंज होगी, लेट्स अंडरस्टैंड। पहले एज ऑन डेट चंबल की जो आउटस्टैंडिंग डेट है वो 7,170 करोड़ के आसपास है। कोरोमंडल इज वेरी वेरी अनलिवर्ड एट 532 करोड़। तो इनकी डेट बाय इक्विटी जो रिजल्ट करती है वो 1.63 है फॉर चंबल एंड फॉर कोरोमंडल इज 0.11. We can see that Coromandel is better position in terms of debt equity while comparing to Chambal. Post expected receipt of all the subsidy, तो debt equity होगी वो चंबल और कोरोमंडल की चेंज हो जाएगी बाय ईयर इन FY21। चंबल की जो है 1.6 से घट करके 0.9 के आसपास डेट बाय इक्विटी आनी चाहिए बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेड पे आउट्स, और वैसे ही कोरोमंडल विल ऑलमोस्ट बी डेट फ्री बिकॉज दे आर ऑलरेडी 0.1 का डेट इक्विटी है तो वो डेट फ्री हो जाएंगे। बट द पॉइंट हियर आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट इंटरेस्ट कॉस्ट रिडक्शन की बात करें तो कोरोमंडल के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इस डेट का रिडक्शन बहुत ही कम होगा और इंटरेस्ट का रिडक्शन भी कम होगा। तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि अर्निंग पर शेयर पे उतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना चंबल का होगा। सो दिस इज द होल पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज दैट बिकॉज ऑफ दैट सब्सिडी coming into the picture, it would be most beneficial to Chambal fertilizer और इसलिए चंबल की स्टॉक का appreciation होगा वो clear and evident होगा than Coromandel International. This is point number 1. Now let us move to the second point which is related to cost. So let's first understand कि cost होते क्या है, एक fertilizer कंपनी के लिए various cost क्या होते हैं, most importantly raw material cost क्या क्या होते हैं। तो to understand raw material we need to understand the process. सबसे पहले यूरिया के बारे में जानते हैं। यूरिया के लिए जो फीड स्टॉक होता है वो होता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो इंडिया में जनरली इंपोर्ट होता है, वी हैव लिमिटेड रिसोर्स ऑफ नेचुरल गैस तो इसीलिए इंपोर्ट होता है। सिंस यूरिया इज अ नेसेसरी थिंग, इसके बिना खेतों में उपज नहीं होगी, तो गवर्नमेंट अंडरस्टैंड दिस एंड दैट्स व्हाई नेचुरल गैस को इंपोर्ट करने का जो कॉस्ट होता है वो पास थ्रू होता है, गवर्नमेंट पूरा का पूरा कॉस्ट बेयर करती है, विच इज अ गुड थिंग फॉर अ यूरिया मैन्युफैक्चर। फिर उस नेचुरल गैस से अमोनिया बनाते हैं। इन केस ऑफ चंबल फर्टिलाइजर, अमोनिया इज मेड बाय चंबल फर्टिलाइजर इटसेल्फ, उनके पास प्लांट है
और उस अमोनिया से वो फिर यूरिया बनाते हैं। सो दिस इज बाय एंड लार्ज द प्रोसेस ऑफ यूरिया मैन्युफैक्चरिंग। अब बात करते हैं एनपीके मैन्युफैक्चर कैसे होता है, यानी कि नॉन यूरिया और फॉस्फेट बेस्ड जो फर्टिलाइजर होते हैं वो कैसे बनते हैं, जिससे कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर भी होते हैं। उनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है रॉक फॉस्फेट, वो भी बाहर से इंपोर्ट होते हैं। कोरोमंडल इंटरनेशनल के पास एक प्लांट है जहां पे वो रॉक फॉस्फेट को ऑपरेट करके उससे फॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं। बट इन केस ऑफ चंबल फर्टिलाइजर they totally import it from their joint venture। कोरोमंडल दोनों काम करता है, वो रॉक फॉस्फेट भी इंपोर्ट करता है और फॉस्फोरिक एसिड भी इंपोर्ट करता है। कोरोमंडल के पास जो है दो तरीके के प्लांट है, एक जो फुल्ली इंटीग्रेटेड है जैसे कि उनका विजाग का प्लांट है, वहां पे वो रॉक फॉस्फेट को ऑपरेट करके फॉस्फोरिक एसिड बनाते हैं, और दूसरी जगह पे वो डायरेक्ट फॉस्फोरिक एसिड इंपोर्ट करते हैं और फिर उस पर ऑपरेट करते हैं। जबकि चंबल जो है वो फॉस्फोरिक एसिड इंपोर्ट करता है। अब दोनों इंपोर्ट कहां से करते हैं, इसके लिए मैं आपको बता दूं कि मोरक्को इज द कंट्री विच प्रोड्यूस हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। मोरक्को में 33% की जेवी है चंबल के पास, जहां से वो फॉस्फोरिक एसिड इंपोर्ट करते हैं। तो वहां से इन्होंने बहुत पहले एक इन्वेस्टमेंट की थी जो उनके लिए बहुत ही उपयोगी प्रूफ हुई है सो फार। वैसे ही कोरोमंडल ने भी बाद में जाकर के ट्यूनीशिया में एक इन्वेस्टमेंट किया था जहां पे वो 15% स्टेक ओन करते हैं, वहां से उनको सप्लाई मिलती है फॉस्फोरिक एसिड और रॉक फॉस्फेट की। सो इन दैट वे कोरोमंडल इज ऑल्सो हेज, बट कोरोमंडल इज नॉट हेज एज चंबल फर्टिलाइजर, बिकॉज चंबल का स्टेक 33% है। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एज अ इन्वेस्टर भी उनके पास इनफ्लो होता है अगर फॉस्फोरिक एसिड की प्राइस बढ़ रही हो तो, जैसा कि आज के डेट में सिनारियो है। फॉस्फोरिक एसिड की प्राइस जो है वो काफी तेजी से बढ़ी है। आप चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस पिछले एक साल में काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इसका क्या असर होगा ये मैं आगे भी डिस्कस करूंगा कंपनी वाइज। तो जस्ट टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फॉस्फेट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, फॉस्फोरिक एसिड से डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट बनता है। उसके ऊपर डीएपी से आप एसएसपी बना लें या फिर एनपीके बना लें, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बट डीएपी इटसेल्फ इज अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजर, जिसे एज अ रॉ मटेरियल भी यूज कर सकते हैं और इसे आप फार्मर को भी सेल कर सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल हेयर इज अमोनिया, जो कि फॉस्फोरिक एसिड में मिक्स करते हैं और तब डीएपी बनता है। तो CFCL जो है वो अमोनिया मैन्युफैक्चर करती है, जबकि CIL जो है इंपोर्ट करती है। कोरोमंडल जो है रॉ मटेरियल के लिए इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, चंबल फर्टिलाइजर भी इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, बट चंबल अमोनिया बनाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग दिस। तो ओवरऑल जो है वो चंबल लुक्स स्लाइटली बेटर बिकॉज ऑफ देयर डीप रिलेशनशिप in Morocco, equity stake of 33% as well as ammonia manufacturing plant. So Chambal looks more stable in terms of supply chain. That is my opinion out of this. Coromandel अपना raw material कहाँ से source करते हैं? First is phosphoric acid, then rock phosphate because they use rock phosphate to create phosphoric acid. Then they have ammonia. Ammonia तो सबको चाहिए होता है. Sulfur and sulfuric acid. Phosphoric acid, they have a strategic investment in Phoscor, साउथ अफ्रीकन कंपनी। वहां पे इनके पास एक टेक्निकल असिस्टेंस अग्रीमेंट है, वहां पे इनकी इक्विटी स्टेक नहीं है इन दिस अफ्रीकन कंपनी। वहीं ट्यूनीशियन कंपनी में दे ओन 15% स्टेक, वहां से वो इंपोर्ट करते हैं। देन रॉक फॉस्फेट जो है वो इजिप्ट और मिडिल ईस्ट से 50% इंपोर्ट होता है और 50% राजस्थान में जो स्टेट माइन एंड मिनरल लिमिटेड है वहां से इन्होंने टाई अप किया हुआ है। For ammonia they are totally dependent on import, and for sulfur भी वो import पे dependent है। Sulfuric acid के लिए they have a tie up with Hindustan Zinc for 100% of supply. So this is the picture of Coromandel. Now let's understand Chambal Fertilizers supply chain. तो phosphoric acid के लिए they have a strategic investment into Morocco based company, जिसके बारे में मैंने बात की। वहीं पे अमोनिया के लिए they manufacture in house। इनकी जो रॉ मटेरियल सोर्सिंग है लुक्स बेटर एंड सेफर देन कोरोमंडल इंटरनेशनल। तो अभी फॉस्फोरिक एसिड की प्राइसेस काफी तेजी से बढ़ी हैं। फॉर चंबल की रॉ मटेरियल इज डायमोनियम फॉस्फेट एंड फॉस्फोरिक एसिड। तो डीएपी और फॉस्फोरिक एसिड की प्राइसेस में जो स्विंग हो रहा है उसका असर इस कंपनी पे कैसा होगा, ये जानने के लिए मैं आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो है इन Q2 FY20 के कॉन कॉल का रिसिप्ट है। कंपनी के प्रमोटर ने एक्नॉलेज किया कि डीएपी की प्राइसेस बढ़ रही हैं, बट गोइंग फॉरवर्ड या तो डीएपी की प्राइसेस शुड फॉल डाउन, अदरवाइज मार्केट विल करेक्ट इटसेल्फ विथ अ हायर MRP, यानी कि प्राइसेस वुड ऑटो करेक्ट एंड दे वुड बी एबल टू पास द कॉस्ट टू एंड कंज्यूमर. This is their philosophy and this is what they believe in. So if we have to believe what he is saying, then
Chambal Fertilizer looks okay with higher cost because they will be able to pass it on to their customer. Phosphoric acid के लिए he is saying that Morocco में उनका plant है, वहाँ पे they will make money because they have 1/3 share in Morocco. तो अगर यहाँ पे profit नहीं होता है तो वहाँ पे उन्हें profit होगा, अगर मेन कंपनी में नहीं होता तो इनके इन्वेस्टमेंट पे होगा. So this way they are hedged to phosphoric acid price high, and that is not the case with Coromandel. So for phosphoric acid के point of view से बात करें तो Coromandel से बेहतर placed है Chambal. That is my humble opinion. हालांकि in terms of plant in 2019 Coromandel ने विजाग में phosphoric acid का plant भी स्टैब्लिश कर लिया है, जहां पे वो फॉस्फोरिक एसिड बना रहे हैं फ्रॉम रॉक फॉस्फेट. बट वो रॉक फॉस्फेट के लिए अगेन दे आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट, बट उनकी डिपेंडेंस ऑन फॉस्फोरिक एसिड एंड रॉक फॉस्फेट इज गोइंग टू बी देयर, और वहां पे उन्हें एक एंड जो है वो ओपन ही रह जाता है. तो इन शॉर्ट चंबल जो है वो फॉस्फोरिक एसिड के प्राइस से इम्यून माना जा सकता है फॉर अप टू सर्टेन एक्सटेंट. ये तो हमने काफी बातें कर ली कॉस्ट के बारे में, डेट के बारे में, डेट कैसे रिड्यूस होगा, कॉस्ट कैसे मैनेज करेंगे ये कंपनीज. Now let's try to get कि ग्राउंड पे क्या चल रहा है, बिकॉज आई बिलीव दैट क्वार्टर एक बहुत लंबा पीरियड होता है, 3 महीने होते हैं. तो बहुत बार ये फर्टिलाइजर्स कंपनीज जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर को एक रिपोर्ट देती है मंथ के एंड में, जहां पे वो बताते हैं कि उनका कितना सेल हुआ. तो लकीली वी हैव एक्सेस टू दीज रिपोर्ट्स, सो दैट्स व्हाई वी कैन सी कि जनवरी फरवरी में कोरोमंडल या फिर चंबल ने कितना सेल्स किया है. लेट्स सी फर्स्ट जनवरी सेल्स ऑफ कोरोमंडल. तो कोरोमंडल एज वी अंडरस्टैंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन एनपीके. एनपीके पे नंबर पे फोकस करेंगे तो एनपीके का आप नंबर देख सकते हैं कि द एनपीके नंबर हैज इंक्रीज्ड बाय 18% इन जनवरी, एंड इन फरवरी उनका एनपीके वॉल्यूम रिड्यूस बाय 9%. जस्ट टू ब्रिंग अ गुड पर्सपेक्टिव, मैंने जनवरी प्लस फरवरी 2021 एंड जैन प्लस फेब 2020 के नंबर को ऐड किए, वो आपके सामने दिखला रहा हूं. तो यू कैन सी दैट पिछले साल के 2 महीने में एनपीके सेल्स वर 4.5 लाख टन, वहीं पिछले 2 महीनों में एनपीके सेल्स हैज गॉन अप टू 4.87 लाख टन. दैट गिव्स अ 8% वॉल्यूम ग्रोथ टू कोरोमंडल. तो चंबल के केस में हम यूरिया सेल्स को देखेंगे, और यूरिया सेल्स जो है दैट हैज गॉन अप बाय 32% इन वॉल्यूम इन जनवरी. इन फरवरी यूरिया सेल्स वाज डाउन बाय 8%. तो जस्ट टू ऐड दीज टू नंबर्स, FY20 जैन फेब में दे हैड मेड 5.35 लाख टन ऑफ यूरिया, वहीं पिछले 2 महीनों में दे हैव सोल्ड 6 लाख टन ऑफ यूरिया. दैट गिव्स अ वॉल्यूम जंप ऑफ 12%. तो चंबल हैज ग्रोन बाय 12% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड कोरोमंडल हैज ग्रोन बाय 8% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम. सो एक वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ का हमें आइडिया लग गया कि प्योरली बेसिस ऑफ वॉल्यूम चंबल अच्छा करेगा बिकॉज 12% का ग्रोथ हुआ है उन्हें, और कोरोमंडल विल ऑल्सो डू 8% का ग्रोथ, तो विच इज ऑल्सो अ डिसेंट नंबर टू ग्रो विथ. अब इन नंबर्स को एक नेक्स्ट लेवल पे एनालाइज करते हैं. जस्ट टू अंडरस्टैंड कि Q4 के रिजल्ट कैसे होंगे, वी नीड टू नो अप टू 9 मंथ कैसा रिजल्ट रहा है. तो कोरोमंडल के केस में जो है ईयर टिल डेट यानी कि 9 मंथ में वॉल्यूम ग्रोथ हैज बीन 11%, ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ. वहीं ईयर टिल डेट सेल्स ग्रोथ हैज बीन 11%. तो वॉल्यूम ग्रोथ इक्वल टू सेल्स ग्रोथ. EBITDA growth has been 31%, which is the most important thing out here, क्योंकि profitability is driven by EBITDA. वैसे ही Jan और Feb की volume growth जो है 8% रही है, which we have just seen, and this volume growth is mainly into NPK यानी complex fertilizer. वहीं चंबल फर्टिलाइजर के केस में वॉल्यूम ग्रोथ ईयर फॉर पास्ट 9 मंथ हैज बीन 18%, वहीं सेल्स जो है वो 10% से ही ग्रो हुआ है. यूरिया की प्राइसेस पिछले साल के 9 महीने से कम थी, इसीलिए इनकी सेल्स कम हुई है, इवन दो वॉल्यूम ग्रोथ ज्यादा हुआ है बट सेल्स ग्रोथ कम हुआ है. वहीं कोरोमंडल के केस में ये एनपीके बनाते हैं, साथ ही ये क्रॉप प्रोटेक्शन में भी है. क्रॉप प्रोटेक्शन में उनको EBITDA ग्रोथ ज्यादा मिलती है, इसलिए उनकी EBITDA ग्रोथ 31% है, जबकि चंबल की EBITDA ग्रोथ 27% है. हालांकि वॉल्यूम ग्रोथ चंबल की ज्यादा है, बट चंबल ज्यादा वॉल्यूम पे भी EBITDA मार्जिन्स में उतना बेहतर नहीं है जितना कि कोरोमंडल है, बिकॉज ऑफ देयर क्रॉप प्रोटेक्शन बिजनेस. और कोरोमंडल इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन क्रॉप प्रोटेक्शन. साथ ही मैं कहना चाहूंगा कि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हूं ऑन ट्विटर, और ट्विटर पे मैं ट्वीट करता रहता हूं अबाउट द पोर्टफोलियो. सो इफ यू वांट टू गेन इंस्टेंट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन
अबाउट द स्टॉक्स जिस पे मैंने अभी तक वीडियो बनाया है, साथ ही जो मेरे पोर्टफोलियो में है जिस पे वीडियो नहीं भी बनाया है, फॉलो माय ट्विटर हैंडल which is @Amitabh Vatsya. I will provide the link in somewhere in description. साथ ही आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं क्विकली अपडेट करता हूं अबाउट इन्फॉर्मेशन, बिकॉज स्टॉक मार्केट रन्स बाय इन्फॉर्मेशन. सो कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास जल्दी पहुंचती है तो यू विल बिकम अ बेटर इन्वेस्टर. So for that in mind, I had started these two things, Twitter as well as Telegram. So you can follow me either of the places or both the places, up to you. तो Jan plus Feb की अगर वॉल्यूम की बात करें चंबल की, वो 12% से बढ़ी है, बट नेट हम देखते हैं कि इनकी सेल्स ग्रोथ जो है वो वॉल्यूम ग्रोथ से कम रहती है चंबल के केस में, जबकि कोरोमंडल हैज द डिफरेंट इक्वेशन विथ सेल्स एंड वॉल्यूम का. तो इवन दो चंबल इज डूइंग ओके बिकॉज उनका वॉल्यूम इज ग्रोइंग, so they would be able to manage a similar kind of EBITDA growth जैसा उन्होंने अभी तक 9 महीने में किया है. वहीं कोरोमंडल will keep growing their EBITDA, but पोस्ट EBITDA जो नंबर है वो आता है इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का कॉस्ट चंबल के केस में काफी कम होने वाला है इन कंपैरिजन टू कोरोमंडल. सो नेट जो है बात आती है अर्निंग की, तो अर्निंग में चंबल में एक बेटर नंबर दिखेगा. इन्वेस्टर को लगेगा कि चंबल हैज डन फेयरली बेटर देन कोरोमंडल, और चंबल इटसेल्फ इनके पास से इनका फ्यूचर बेहतर होगा. चंबल के प्राइस में ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल सकता है. सो दिस इज द कंक्लूजन व्हाट वी कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर. सो आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड इस वीडियो को शेयर करें. सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.